Hello everyone, welcome to our YouTube channel Educated Cherry. प्रयोगों का सिलसिला जारी। जिस समय चार्ल्स डार्विन प्रयोग करके यह जानना चाह रहे थे कि प्राणियों में विविधता क्यों और कैसे होती है, उसी समय ऑस्ट्रेलिया के एक पादरी अबोर ग्रेगर मेंडल अपने बगीचे में मटर बोकर तरह तरह के प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने मटर की वर्ण संकर जातियां उत्पन्न की, जिससे भविष्य में जीन की परिकल्पना विकसित हुई और आनुवंशिकी का सिद्धांत प्रतिपादित हुआ। इस तरह एक नया विषय ही प्रारंभ हो गया। मेंडल द्वारा किया गया कार्य सन 1866 में प्रकाशित हुआ और उससे 6 वर्ष पूर्व ही डार्विन की पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लोगों के हाथों में आ चुकी थी। उन दिनों डार्विन भी वंशानुगत गुणों का अध्ययन करने में जुटे हुए थे। उन्होंने भी हरी और पीले रंग की मटर मिलाकर बोई और परिणाम के रूप में पीली मटर प्राप्त की। उसके बाद उन्होंने विपरीत प्रयोग किए और हरे रंग की मटर प्राप्त की। पर डार्विन की गणित में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी और उन्हें परिणामों का कोई विशेष महत्व समझ में नहीं आया था। उन्होंने यह अनुसंधान छोड़ दिया। उधर मेंडल का अनुसंधान भी लोकप्रिय नहीं हो पाया और कागजों फाइलों में दबा रहा। बाद में सन 1900 में 3 अलग अलग वैज्ञानिकों ने इसे स्वतंत्र रूप से प्रतिपादित किया और तब यह लोकप्रिय हुआ। पर डार्विन अपने सिद्धांत को सशक्त बनाने के क्रम में आगे बढ़ते गए। उन्होंने कहा कि अगर सभी प्राणी एक जैसे होंगे तो उनमें से किसका अस्तित्व बचेगा और किसका मिटेगा, यह मात्र संयोग पर निर्भर करेगा। पर ऐसा नहीं होता है। कुछ प्राणी अत्यंत सशक्त होते हैं और कुछ अत्यंत चपल, कुछ अत्यंत कठोर होते हैं जैसे कछुआ और कुछ अत्यंत धूर्त जैसे लोमड़ी। डार्विन ने आगे अध्ययन द्वारा पाया कि पत्ता खाने वाले कीड़े हरे होते हैं और छाल खाने वाले भूरे। बर्फीले इलाकों में कुछ प्राणी बर्फ जैसे सफ़ेद रंग के होते हैं। उन सभी प्राणियों के बचने की संभावना काफ़ी ज़्यादा होती है। इनकी संतानें भी इन गुणों का लाभ उठाती रहती है। इसी तरह की स्थिति पौधों में भी देखी जाती है। जिनके गुण सर्वाधिक अनुकूल होते हैं वह सबसे मजबूत होता है और उसके अस्तित्व के बचने की संभावना सबसे अधिक होती है। यह क्रम पीढ़ियों दर पीढ़ी और युगों युगों तक चलता रहा और इस क्रम में बचे प्राणियों ने अपने आप को सुंदरतापूर्वक और सफलतापूर्वक प्रकृति के अनुकूल ढाल लिया। इस क्रम में उन्होंने मधुमक्खियों और फूलों का उदाहरण दिया, जो अपनी वंश वृद्धि के लिए एक दूसरे पर निर्भर हैं और अपने आप को एक दूसरे के अनुकूल ढालते रहे हैं। उन्होंने पक्षियों के पंखों की विविधता को प्रदर्शित करके साबित किया
कि ये उनके लिए अनुकूल बने हैं और यह अनुकूलता समय के साथ विकसित हुई है। इस प्रकार के गुण छोटे छोटे घोंघों से लेकर बीजों, पक्षियों की चोंचों, फरों आदि में विकसित हुए। अपने सिद्धांत के सत्यापन के लिए डार्विन विभिन्न बगीचों, ऑर्किड आदि का अवलोकन करते रहे। समय के साथ उन्हें विश्वास होता गया कि वर्ण संकर जातियों के गुण बेहतर होते हैं और उनके अस्तित्व की रक्षा की संभावना अधिकतम होती है। आर्किडों के अध्ययन के पश्चात उन्होंने द फर्टिलाइजेशन ऑफ आर्किड्स शीर्षक पुस्तक लिख डाली, जो सन 1862 में प्रकाशित हुई। उपरोक्त पुस्तक देखकर लोग चार्ल्स डार्विन का लोहा मानने लगे। यह पुस्तक अत्यंत स्पष्ट व सटीक तथ्यों से परिपूर्ण थी और इसमें वर्णित प्रेक्षण परिणाम तथा निकाले गए निष्कर्ष लंबे समय तक माने जाते रहे और आधुनिक विज्ञान की सुविधाओं से लैस विशेषज्ञ भी उसे चुनौती नहीं दे पाए। प्रयोगों के क्रम को अन्य लोगों का सहयोग भी मिला। मेडागास्कर में रहने वाले एक व्यक्ति ने एक बड़ा और अति सुंदर फूल डार्विन को भेजा। यह षटकोणीय फूल तारों जैसा चमकीला था और इसका रंग बर्फ जैसा सफेद था। इसकी नेक्टार नली 11.5 इंच लंबी थी और सिर्फ अंत के 1.5 इंच में नेक्टार भरा होता था। डार्विन ने माना कि ऐसा कोई कीड़ा अवश्य होता होगा जिसका डंक या प्रोब इतना लंबा होता होगा। जब यह बात कीट विज्ञानियों ने सुनी तो उन्होंने उपहास किया। उन्होंने कहा कि ऐसा तो कोई कीड़ा होता ही नहीं है। पर डार्विन धैर्यपूर्वक अनुसंधान करते रहे। उन्होंने इस आर्किड को अनेक प्रकार से काटा और जांचा। उन्होंने पक्का निष्कर्ष निकाला कि इस फूल का अस्तित्व इसलिए बचा है क्योंकि ऐसा कीड़ा जिसका डंक या प्रोब 10.5 इंच लंबा है, इसके प्रजनन में सहायक भूमिका निभाता है। आखिर ऐसा कीड़ा कुछ समय बाद मिल ही गया। उसका डंक कुंडली जैसा था और इस फूल पर बैठकर वह पूरा 10.5 इंच लंबा हो जाता था। इस तरह इस अद्भुत फूल स्टार ऑफ बेथलहम की गुत्थी सुलझी। इसी तरह का अन्वेषण बकेट ऑर्किड के मामले में हुआ। इसका निचला भाग बाल्टी के आकार का होता है। मधुमक्खियां इस फूल के पराग से आकर्षित होकर इसके रसपान के लिए आपस में प्रतिस्पर्धा करती थी। इस क्रम में धक्का मुक्की करते हुए वे इसकी बाल्टी में गिर जाती हैं और इसमें मौजूद तरल से उनके पंख गीले हो जाते हैं। अब पंखों के गीलेपन के कारण वे उड़ने में असमर्थ होती हैं और अपने नन्हे नन्हे पैरों के सहारे घिसटकर बाहर आने का प्रयास करती है। इस बाल्टी के 3 किनारे फिसलन भरे होते हैं, पर एक किनारा सीढ़ी जैसा होता है और उसके सहारे वे बाहर आने का प्रयास करती हैं। कई बार वे दोबारा गिर जाती हैं, पर इस क्रम में उसी फूल का या किसी अन्य फूल का परागसेचन
कर देती हैं और उनके शरीर में चिपका पराग उचित स्थान पर पहुंच जाता है। डार्विन ने ऑर्किड पर अनेक प्रयोग किए और इनके परिणामों से वे प्रभावित भी हुए और उनका प्राकृतिक वर्ण सिद्धांत और सशक्त होता चला गया। उन्होंने देखा कि हर प्राणी अपने आप को प्राकृतिक आवश्यकताओं के अनुरूप ढालता जाता है। समय के साथ डार्विन के सिद्धांत की स्वीकार्यता बढ़ती चली गई और साथ में लोग उसके सत्यापन के लिए और उदाहरण ढूंढने लगे। पर इस क्रम में प्रश्न भी उठने लगे। अनेक लोग सवाल करने लगे कि कुछ प्राणियों में अल्प अंतर होता है जबकि कुछ में खासा अंतर होता है। इतने ज्यादा अंतर का क्या कारण हो सकता है? हर प्रश्न डार्विन के लिए अनुसंधान का अलग विषय होता था और वे संबंधित विषय पर गहन अध्ययन में जुट जाते थे। उन्होंने पाया कि घरेलू पालतू जानवरों में काफी अंतर होता है। उन्होंने पाया कि प्रारंभ में अरब लोग तीव्र गति से चपल घोड़े पसंद करते थे, पर उत्तरी यूरोप के लोग मजबूत और भारी भरकम घोड़े पसंद करते थे। प्रारंभ में घोड़ों के बीच अंतर कम था, पर दोनों ही वर्गों ने अपनी इच्छा के गुणों को बढ़ाने के लिए वर्ण संकर जातियां उत्पन्न की और इनसे अंतर और बढ़ता चला गया। जो घोड़े न ज़्यादा तेज थे और न ज़्यादा मजबूत, उन्हें वर्ण संकर जातियां उत्पन्न करने में प्रयोग नहीं किया गया। इस तरह है इनकी तादाद घटती चली गई। समय के साथ एक और तेज चपल इकहरे बदन के अरबी घोड़े छा गए और दूसरी ओर भारी भरकम मजबूत यूरोपीय घोड़े। लोगों को विश्वास ही नहीं होने लगा कि ये एक ही मूल से उत्पन्न हुए हैं। डार्विन का अन्वेषण इस तरह आगे बढ़ता रहा। एक बार उनके मन में सवाल उठा कि अलग होने का अर्थात डाइवर्जेंस का कारण क्या है। वे इस बारे में लगातार सोचते रहे। कई साल बाद जब वे एक बार घोड़ा गाड़ी से यात्रा कर रहे थे तो उन्हें इसका उत्तर मिला। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि एक ही प्रजाति के जीवों की शारीरिक रचना, गठन और स्वभाव में काफी परिवर्तन हो सकता है यदि वे बिल्कुल अलग परिस्थितियों में रहने लगते हैं। जब प्राणियों की संख्या बढ़ी तो उन्होंने नए वातावरण में नए ठिकानों में रहना प्रारंभ किया। उनमें उनके अनुसार परिवर्तन होते गए और अंतर बढ़ता चला गया। इस संबंध में एक अन्य प्रश्न यह उठा कि विभिन्न महादेशों के बीच समुद्र है, अतः जो प्राणी एक जैसे हैं, क्या वे एक स्थान से विकसित हुए, और यदि हुए तो वे दूसरे भागों में किस प्रकार पहुँचे। इससे पहले धार्मिक मान्यताओं के आधार पर माना जाता था कि ईश्वर ने अपनी इच्छानुसार संसार के विभिन्न भागों में प्राणियों की रचना की थी। इस सवाल ने डार्विन को बुरी तरह उलझा दिया। उन्होंने इस उलझन के बारे में अपने चचेरे भाई विलियम डार्विन फोक्स को भी पत्र लिखा। मूल प्रश्न यह था कि प्राणियों का उत्पत्ति केंद्र एक था या अनेक। यदि
एक था तो ये अन्य भागों में कैसे फैले। उस समय भूगर्भ शास्त्री महाद्वीपों के सरकने के सिद्धांत पर काम कर रहे थे। सन 1850 और 1860 के दशकों में अनेक अग्रणी भूगर्भ शास्त्रियों ने दुनिया के सामने अपने सिद्धांत रखे और कहा कि विभिन्न स्थल प्रदेशों की स्थिति समय के साथ बदली है। संभवतः इसी के जरिए प्राणी भी एक स्थल प्रदेश से दूसरे स्थल प्रदेश पहुंच गए हैं। पर डार्विन को उन सिद्धांतों पर हंसी भी आती थी और रोष भी होता था। उन्होंने कहा कि ये भूगर्भ शास्त्री तो दुनिया के बड़े बड़े महाद्वीपों को इस तरह उलट पुलट रहे हैं जैसे रसोइया कढ़ाई में पकोड़े को तलते समय उलटता पुलटता है। डार्विन का मानना था कि स्थल महाद्वीपों का टूटना, अलग होना जीवों के अस्तित्व में आने से पहले ही हो चुका होगा और बाद में परिवर्तन मामूली हुए और बहुत धीमी गति से हुए होंगे। उन्होंने गलापागोस में देखा था कि छोटे छोटे द्वीप हैं और उनके बीच कोई पुल या पुल जैसा स्थल भी नहीं है। फिर न उड़ने और न तैरने वाले सरीसृप जीव, कीड़े, पौधे आदि एक द्वीप से दूसरे द्वीप कैसे पहुंचे होंगे। एक विचार आया कि क्या बीज समुद्री जल में तैरकर पहुंचे होंगे। हुकर ने अपनी वनस्पति विज्ञान की प्रयोगशाला में प्रारंभिक जांच करके बतलाया कि बीज यदि इतने लंबे समय तक नमकीन पानी में तैरेगा तो वह फिर उगने लायक नहीं रह पाएगा। पर डार्विन को विश्वास नहीं हुआ। उपरोक्त तथ्य को गलत साबित करने के लिए गाजर, मूली, प्याज आदि के बीजों को नमकीन समुद्री पानी से भरी बोतलों में रखा गया। कुछ बीजों को बर्फ के पानी में रखा गया और वे 1 सप्ताह में सड़ गए। उनमें से नए पौधों की कोंपलों के स्थान पर बदबू आने लगी। पर जब उन्हें जमीन पर बोया गया तो उनसे कोंपलें निकलने लगी। डार्विन के उत्साह का ठिकाना नहीं था। अब उन्होंने इन बीजों को 14 दिनों तक समुद्री पानी में रखा और फिर परिणाम देखा। बीज की पेड़ में बदलने की क्षमता पर प्रभाव नहीं पड़ा। डार्विन लगे रहे। 21 दिन फिर 28 दिनों का प्रयोग हुआ और परिणाम इस प्रकार आए। 21 दिन 100 बीज जिनसे अंकुर फूटे सभी के सभी। 28 दिन कुल बीज 87 बीज जिनसे अंकुर फूटे 64 दिन 137 कुल बीज 100 बीज जिनसे अंकुर फूटे चंद बीज। समुद्री जल धारा औसतन 1 मील प्रति घंटे की रफ्तार से बहती है और इस प्रकार 1 सप्ताह में बीज 168 मील दूर पहुंच सकते हैं। खाड़ी की जलधारा तो 50 से 60 मील प्रति घंटों की रफ्तार से बहती है। इस तरह तो बीज इस अवधि में कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। पर हुकर की आशंका थी कि बीज तैरेंगे नहीं, नीचे डूब जाएंगे। डार्विन ने फिर से प्रयोग प्रारंभ किया। कुछ बीज एक टैंक में डाले गए और देखा कि वे तो तली में बैठ गए। डार्विन को झटका लगा। सिद्धांत जो आगे बढ़ता नजर आ रहा था
डूबने लगा। पर फिर कुछ फलों के बीज डाले गए और देखा गया कि वे तैर रहे हैं। इसके बाद कुछ सूखी टहनियाँ जिनसे फल और बीज लगे थे समुद्री जल में डाले गए, वे तैर रहे थे। अब डार्विन ने नए सिरे से भी सोचना प्रारंभ किया। उन्होंने जूलॉजिकल सोसाइटी में स्थित मछलियों को बीज खिलाए। उस समय वे उस टैंक पर लगातार निगाह रखे हुए थे। उनकी कल्पना थी कि मछली बीज को निगल लेगी और इस तरह बाद में वह किसी तरह तट पर पहुंच जाएगा और उगेगा। उनका प्रयोग अंततः सफल रहा। मछलियों ने समुद्री घास के बीज खाए और बाद में उन बीजों से घास के अंकुर फूटे। इसके साथ ही प्राणियों वनस्पतियों के संसार में फैलने का सिद्धांत नए सिरे से उभरने लगे। यह माना जाने लगा कि ये अनेक प्रकार से फैले होंगे। यदि पेड़ की कोई टहनी या पूरा का पूरा पेड़ जड़ समेत उखड़कर समुद्री जल में बहता है, तो उस जड़ में मिट्टी भी होती है। यह मिट्टी जड़ को सुरक्षित रखती है और बाद में यह पेड़ किसी दूसरे किनारे पर जाकर फिर से खड़ा हो सकता है। इस क्रम में पेड़ लंबी समुद्री यात्रा भी कर लेता है। डार्विन ने स्वयं इस तरह के 350 वर्ष पुराने ओक के पेड़ दोबारा खड़े किए और वे जीवित हो गए। एक और माध्यम निकला। डार्विन ने देखा कि चिड़िया बड़े बड़े सागर पार कर जाती है, साथ ही फल खाते समय बीज भी खा जाती है। डार्विन ने यह साबित करने के लिए कि उनका पाचन तंत्र बीज को हानि नहीं पहुंचाता है, जूलॉजिकल सोसाइटी की प्रयोगशाला में प्रयोग किए। उन्होंने वहां की प्रयोगशाला में उपलब्ध बाजों को बीज खिलाए। 12 से 20 घंटों के पश्चात उनकी बीट से बीज वापस मिल गए। जब उन बीजों को जमीन में लगाया गया तो अंकुर फूटने लगे। डार्विन ने हुकर को लिखा कि इन बाजों ने भले आदमियों की तरह व्यवहार किया है। वनस्पतियों के फैलने के कारणों के सामने आने का सिलसिला जारी रहा। यह सामने आया कि पक्षी के पैरों में मिट्टी लगी होती है। इस मिट्टी में भी नन्हे नन्हे बीज हो सकते हैं। इस तरह भी बीज दूर दराज के इलाकों में पहुंच सकते हैं। डार्विन के एक मित्र ने एक चिड़िया की टांग भेजी जिसमें मिट्टी के 9 दाने थे, पर इसमें भी फूल का एक बीज था, जिसे जब डार्विन के बगीचे में लगाया गया तो वह न सिर्फ उगा वरन उसमें बाद में फूल भी खिले। यह प्रयोग फिर दोहराया गया और एक पक्षी के पैर में लगी मिट्टी को निकालकर 3 वर्ष तक सुरक्षित रखा गया। बाद में उसे जब उगाया गया तो उससे 82 पौधों के अंकुर फूटे। इस प्रकार पौधों के फैलने का सिद्धांत तो विकसित हो गया, पर फिर सवाल उठा कि मीठे पानी में रहने वाले मोलस्क या सीपी कैसे दुनिया भर में फैले होंगे। मीठे पानी के स्रोत, झील, तालाब आदि तो एक दूसरे से हजारों मील दूर हैं और बीच में पहले स्थल इलाके हैं और फिर अथाह माने जाने वाले समुद्र। ये प्राणी समुद्री जल की तरह है, सतह पर तैरते हुए दूसरे स्थान पर नहीं पहुंच सकते हैं।
क्योंकि नमकीन जल में ये तत्काल मर जाते हैं। ये किसी चिड़िया या मछली द्वारा ले जाए गए होंगे, यह भी नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये तो उनके शरीर में जाते ही हजम हो जाते हैं। पिछली आदतों के अनुसार डार्विन ने इस बार भी हुकर को पत्र लिखा और उनमें इस पर राय मांगी। तभी उन्हें स्वयं एक घटना देखने को मिली। एक बतख पोखरे से बाहर आई तो उसके पैरों में कुछ चिपका था। उन्होंने उस बतख को पकड़वाया और उसके पैरों की जांच करवाई। इसमें उन्हें मीठे पानी की सीपियों के शिशु या ओवा मिले। हर पैर पर 30 से 40 तक ओवा थे, जो हाल ही में जन्मे थे और बतख के पैरों पर चढ़ गए थे। ये नन्हे प्राणी पानी में 20 से 24 घंटे तक जीवित रह पाते हैं। इतनी देर में बतख 600-700 मील दूर किसी अन्य मीठे जलाशय तक उड़कर पहुंच जाती है। इस प्रकार ये नन्हे प्राणी एक द्वीप के जलाशय से दूसरे स्थल इलाके के जलाशयों में पहुंचे होंगे। डार्विन को उनकी राह पता चल गई। अब डार्विन के मस्तिष्क में नए नए प्रश्न उठने लगे। उन्हें पहुंचने के साधनों मार्ग का तो ज्ञान होने लगा, पर कुछ द्वीपों पर कुछ प्राणी ढूंढे नहीं मिलते हैं। उन्हें याद था कि उन्हें समुद्री द्वीपों पर मेंढक नहीं मिलते थे। इसके अलावा द्वीपों पर स्तनपायी जीव भी नहीं मिले। डार्विन का मानना था कि अन्य चर अचर प्राणी इसलिए पहुंच पाए क्योंकि उनके बीज या अंडे दूरस्थ महाद्वीपों से सागर की लहरों में डूबते उतरने पहुंचे गए। उनमें से कुछ उखड़े हुए पेड़ के तने के सहारे तो कुछ सूखी टहनियों के सहारे पहुंचे। कुछ प्राणियों जैसे पक्षियों के पैरों के सहारे पहुंच गए, पर सिर्फ वही पहुंच गए जो इस महायात्रा के दौरान बच गए। उन द्वीपों पर आने के पश्चात वे सामान्य जीवन जीने लगे। इस तरह डार्विन के सिद्धांत का एक और सत्यापन प्रयोगों व परिणामों के जरिए हुआ। डार्विन अपनी पुस्तक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज लिखते समय अब तक एकत्रित सामग्री के नमूनों का एक अल्पांश ही उपयोग कर पाए थे। उनकी शेष सामग्री अलमारियों में ही रखी थी, पर उनमें लेबल बाकायदा लगे थे। अपने इस अथाह सामान को देखकर वे उपहास करते थे कि मैं अजीबोगरीब तथ्यों का करोड़पति हूँ, पर उन्हें यह चिंता भी खाई जा रही थी कि उनके अनेक बातें अपनी पुस्तक में लिख तो दी हैं, पर उनका व्यापक प्रायोगिक प्रमाण उपलब्ध नहीं हो पाया है। आर्किडो पर पुस्तक प्रकाशित होने के पश्चात उन्होंने घरेलू प्राणियों व पौधों में दिखने वाली विविधताओं का अध्ययन किया।